नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। हमारे खास शो नेशन टू नेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां सरहदों के पार की हर हलचल पर रहती है हमारी पैनी नजर। आज हम आपको सीधे जोड़ेंगे दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खियों से, वो फैसले जो बदल रहे हैं वैश्विक समीकरण और वो घटनाएं जिन्होंने पूरे हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मचाई है हलचल। खबर सिर्फ हेडलाइन नहीं होगी, बल्कि हर पहलू, हर रणनीति, हर असर, ग्राउंड जीरो के हालात, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया, वो भी तथ्यों के साथ, विश्लेषण के साथ और सबसे सटीक दृष्टिकोण के साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं टॉप 3 अंतर्राष्ट्रीय खबरें। और आइए आपको बताते हैं, सबसे पहले बात करेंगे ईरान की। ईरान में अमेरिका और इजराइल के हमले 8वें दिन भी जारी है, लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप का एंड गेम क्या है। क्या अमेरिका ईरान में अपने सैनिक उतारेगा या फिर कोई और ईरान की जंग लड़ेगा? इस खबर पर हम देंगे आपको इनसाइड स्टोरी और इसके अलावा बात होगी मौत के ताज की। ईरान का सर्वोच्च पद कैसे मौत का फरमान बन गया है? 8 दिन बाद भी सर्वोच्च नेता का चुनाव क्यों नहीं हो पाया और क्या है अंदर की खबर, इस पर भी होगी हमारी नजर। बात पुतिन के बदले की भी होगी। पुतिन ने कैसे यूक्रेन का बदला ईरान में लिया है, ये हम आपको बताएंगे। ईरान में अमेरिका को उसी के खेल में कैसे रूस फंसा रहा है, पूरी खबर हम आपको बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं नेशन टू नेशन की। और आज सबसे पहले बात ईरान की। ईरान में लड़ाई 8वें दिन भी जारी है और ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी हैं। तो दूसरी तरफ ईरान ने भी अब तक 10 से ज्यादा देशों पर मिसाइलों से कहर बरपाया है। और इस बीच सवाल यह है कि ईरान पर ट्रंप का एंड गेम क्या होगा। अब तक की लड़ाई से साफ है कि अमेरिका और इजराइल ईरान की सरकार को कमजोर तो कर सकते हैं, लेकिन उसे हटाना इतना आसान नहीं। खासकर बिना ईरान की जमीन पर अपनी सेना उतारे सरकार को हटाना मुश्किल नजर आ रहा है। और एक तरफ अमेरिका ईरानी लोगों से आगे आने की अपील कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुर्द ईरानी मलेशिया जमीनी कार्रवाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी इजरायली बमबारी के बीच कुर्द लड़ाकों का जमीनी हमला तेहरान में सरकार पर दबाव बढ़ा सकता है। इससे ईरान में बगावत को बल मिलेगा, जो देश के दूसरे हिस्सों में फैल सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि कब थमेगा युद्ध। 8वें दिन भी ईरान पर हमले जारी हैं। अमेरिका इजराइल ने 5000 से ज्यादा बम गिराए और ईरान में 3000 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं इजराइल पर क्लस्टर बमों से हमले का दावा, तेहरान पर अमेरिका इजराइल की भारी बमबारी जारी है। तो ये तमाम पहलू जो है वो लगातार नजर आ रहे हैं। ऐसे में ट्रंप ने ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ईरानी से सरेंडर की अपील करते हुए कहा है कि अगर वो हथियार डाल दें तो उन्हें माफी मिलेगी। तो साफ तौर पर देखें तो ये बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं जो लगातार कही जा रही हैं। और इस युद्ध को लेकर लगातार हमने देखा है कि जो अलग अलग पक्ष है वो अपनी अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ट्रंप ने बहुत बड़ी बात यहां से कही है, जो साफ तौर पर इंटरनेशनल फोरम पर बहुत बड़ा असर इससे पड़ता हुआ नजर आएगा। तो आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है। And I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police, to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. You're going to have a chance after all these years to take back your country. Accept immunity. We'll give you immunity. And we'll be giving you really the right side of history, because that's what it is. So you'll be perfectly safe with total immunity, or you'll face absolutely guaranteed death. And I don't want to see that. They don't want to see it either. We also urge Iranian diplomats around the world to request asylum and to help us shape a new and better Iran. The United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors, Israel, anybody. और वहीं ट्रंप ने साफ कहा है कि उनकी इच्छा के बिना ईरान अपना नया सुप्रीम लीडर नहीं चुन सकता। ट्रंप के इस बयान पर ईरान की तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2026 में हिस्सा लेने आए ईरान के उप विदेश मंत्री डॉक्टर सईद खतीबजादे ने कहा है कि जो व्यक्ति न्यूयॉर्क का मेयर तक नहीं चुन सकता, वो किस हक से ईरान का सुप्रीम लीडर नियुक्त करना चाहता है। President Trump is asking for change in the leadership of Iran, and he says that I have to have voice on that, while he cannot appoint even the mayor of New York.
Can you imagine this colonial approach that he would like to see democracy at home, but he would like to topple down a democratically elected president of Iran? अमेरिका आसमान से आग बरसा रहा है, लेकिन जमीन पर ईरान की सरकार को हटाने के लिए उसने एक हुक्म का इक्का निकाला है। अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले के बीच कुर्द ईरानी मलेशिया जमीनी कार्रवाई के लिए तैयार कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी इजरायली हमले शुरू होने से 6 दिन पहले इराक में पनाह लिए हुए 5 नाराज कुर्द ईरानी गुटों ने ईरान से लड़ने के लिए कोएलिशन ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस ऑफ ईरानी कुर्दिस्तान बनाने का ऐलान किया था। और इन कुर्द गुटों के पास ईरान इराक बॉर्डर पर हजारों सैनिक हैं और ये अहम इलाकों को कंट्रोल करते हैं। माना जा रहा है कि अब इन्हें CIA और मोसाद भी इनका समर्थन कर रहे हैं और ऐसे में कुर्द अब ईरान की मुसीबत बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। और वहीं इस बीच ट्रंप ने साफ किया है कि बिना सरेंडर कोई समझौता नहीं होगा। United States military, together with the wonderful Israeli partners, continues to totally demolish the enemy far ahead of schedule and at levels that people have never seen before, actually. We're destroying more of Iran's missiles and drone capability every single hour, knocking them out like nobody thought was possible. As soon as they set off a missile, within 4 minutes, the launcher gets hit. They don't know what's happening. But we have the greatest military anywhere in the world. Their Navy is gone. 24 ships in 3 days. That's a lot of ships. Their anti-aircraft weapons are gone. So they have no air force. They have no air defense. All of their airplanes are gone. Their communications are gone. Missiles are gone, launches are gone, about 60% and 64% respectively. ईरान पर हुए हमले के बाद पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट का असर दिख रहा है। ईरान अपने आसपास के देशों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, जिसका असर तेल के उत्पादन और सप्लाई पर दिखने लगा है। होर्मुज स्ट्रेट में तेल के टैंकरों का आवागमन रुक चुका है। अमेरिका सुरक्षा की गारंटी दे रहा है, लेकिन कई टैंकरों पर हमले के बाद कोई भी खतरा उठाने को तैयार नहीं है। जब दुनिया में तेल के मुद्दे पर उथल-पुथल मची हुई है, तो भारत में हालात पूरी तरह से अलग है। भारत की सटीक नीति का असर है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा पूरी तरह से कायम है। आज इस पर हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे। आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने इस संकट से खुद को बचाया है। ऊर्जा आयात में ऊर्जा किस तरह से लगातार नजर आ रही है। इसमें जब पूरी दुनिया तेल की बढ़ती कीमतों और ऊर्जा की चुनौती से जूझ रही है, तब भारत पर इसका असर बेहद कम नजर आ रहा है। इसका राज छिपा है डाइवर्सिफिकेशन में। भारत ने कच्चे तेल के आयात को डाइवर्सिफाई किया है और पहले जहां भारत सिर्फ 20 से 25 देशों से तेल खरीदता था, अब 40 से अधिक देशों से तेल खरीदता है। भारत ने कई नए स्रोतों से भी तेल खरीदना शुरू किया है। उत्तर और दक्षिण अमेरिका, कनाडा, अंगोला, गुयाना और सूरीनाम इनमें शामिल है। डाइवर्सिफिकेशन से ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत हुई है। भारत के पास कच्चे तेल का 6 से 8 हफ्ते तक का स्टॉक हमेशा मौजूद रहता है, जबकि LPG, LNG का 15 दिनों से अधिक का बफर स्टॉक भी होता है। इसके अलावा खाड़ी देशों पर कम निर्भरता के कारण भी भारत पर ईरान युद्ध का असर कम दिख रहा है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि लगातार जो यहाँ पर स्थितियां हैं वो क्या कुछ कह रही हैं। और ऐसे में हमारे साथ शुभमोय भट्टाचार्य जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार है। बहुत स्वागत आपका। और शुभमोय जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि रूस से तेल खरीदना तो भारत ने कभी बंद नहीं किया था, दोबारा शुरुआत की बात कहां से आ रही है? क्यों इस तरह की स्ट्रेटेजिक फोरम पर, इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह की बात की जा रही है? देखिए, आपको देखना होगा कि भारत दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल बायर है, क्रेता है। तो निश्चित ही सारे दुनिया के जब ऑयल की जो डिस्कशंस होता है, ऑयल मार्केट्स हैं, उन सब के लिए भारत का रवैया क्या रहता है उस पर बहुत जिसे कहते हैं पैनी नजर रहती है जी। तो दैट इज समथिंग टू फील नाइस अबाउट कि हम इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि इंडिया क्या खरीदता है, कहां से खरीदता है, उस पर सारे कंपनीज बहुत उत्सुक रहते हैं।
तो निश्चित ही भारत कभी किस महीने में अगर रशिया से खरीदे, किसी महीने यूएस से खरीदे या किसी महीने कहीं और से खरीदे, तो उस पर सारे कंपनियां अपनी टिप्पणी करेंगे और अपने सपोर्टिंग कमेंट्स भी देने की कोशिश करेंगे। तो उसके बीच में से हमारे जो रिफाइनर्स है, हमारे तेल मंत्रालय है, वो उनमें से बीच में करते हुए अपना रास्ता निकालते हैं। अपना अपना जो डिमांड और सप्लाई का जो सीक्वेंस है, जो हमें पता है कि हमारा डिमांड हर साल का अप्रोक्सीमेटली कितना रहता है, हमारा सप्लाई, हमें सप्लाई का क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, वो हम खरीदते हैं। और इसमें भारत को खरीदने में कोई फॉरेन एक्सचेंज का कोई क्राइसिस है जो एक जमाने में 70s में 80s में होता था, और ना ही हम किसी देश के दबाव में आकर तेल खरीदते हैं। तेल खरीदा जाता है एज अ कमर्शियल डिसीजन। बिल्कुल। तो हाँ, निश्चित ही जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि खाड़ी देशों पर जो निर्भरता भारत की कम रही है, क्या वो भी एक बहुत बड़ा रणनीतिक साझेदारी को दिखाता है कि 40 से ज्यादा जो देश हैं उन पर भी जो निर्भरता है भारत की रणनीतिक पहल के तहत है? और दूसरा जो सवाल ये आता है कि जो ये निर्भरता कम हुई है, तो क्या इससे भारत का जो स्ट्रेटेजिक फोरम है, क्या उसको बहुत ज्यादा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा इस ऊर्जा के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में? मैंने जैसे कहा, बिल्कुल ही कहा कि भारत दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट ऑयल बायर है। तो निश्चित ही भारत की जो स्ट्रेटेजिक जैसे कहते हैं कैपेसिटी है, वो बहुत स्ट्रांग है। और वो एक आध दिन में नहीं बना है, वो पिछले कई सालों से उस पर काम हुआ है, उस पर बहुत सारे एनालिसिस हुए हैं, और तब जाके भारत सरकार ने अपना नीति निर्धारण किए हैं। ऑयल कंपनीज अपने डिमांड के हिसाब से अपने रिफाइनरीज में कहाँ पे क्या किस तरह का ऑयल जरूरत है, उस तरीके से ऑयल या गैस खरीदते हैं। निश्चित ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जो प्रॉब्लम्स हुआ है, वो हमने खड़ा नहीं किया है, वो किसी दूसरे देशों ने खड़ा किया है। तो उसको सेटल करने के लिए हम स्टेप्स लेंगे, और हमें स्टेप्स लेने की, और यही सारे कदम हैं शुभमोय भट्टाचार्य जी। लगातार हम देख रहे हैं कि भारत की स्ट्रेटेजिक जो फोरम रही है, उसको देखते हुए फ्यूचरिस्टिक प्लान के तहत बहुत ज्यादा यहां पर देखने को मिल रहा है कि किस तरह से आने वाले समय में जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आएगी। और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भारत पहले भी इस पर कई सारे कदम उठा चुका है, आज भी उठा रहा है, जो आने वाले भविष्य में हम कह सकते हैं कि और ज्यादा मजबूती प्रदान करती हुई नजर आएगी। हम आगे भी इससे आपसे चर्चा आगे करेंगे, क्योंकि साफ तौर पर अभी समय बहुत हमारे पास यहां पर सीमित है। तो अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमसे यहां बातचीत करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए, और दर्शकों तक तमाम जो जानकारियां हैं वो पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभमोय। तो साफ तौर पर देखें तो जो बात है वो निकलकर यही सामने आ रही है कि ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भारत पहले भी जिस तरह से उसकी जो स्ट्रेटेजी थी वो बहुत ज्यादा सशक्त थी, आज भी है, और इसीलिए जो बेहतर भविष्य का जो निर्माण है वो होता हुआ नजर आ रहा है ऊर्जा सुरक्षा को लेकर। तो लगातार इस पर जो सरकार की जो कवायदें रही हैं, जो देश की कवायदें रही हैं, वो लगातार देखने को मिल रही है, जिससे जो भारत है वो और ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आया है। और आज भी चाहे इंटरनेशनल फोरम पर स्थितियां कुछ भी हो, लेकिन भारत पहले भी सशक्त था, आज भी सशक्त है, और आने वाला जो भविष्य है वो भी सशक्त होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ फिलहाल नेशन टू नेशन में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।